Welcome back to all the viewers. Uh, Today we will start with the components or elements of staffing. Components or elements of staffing. तो ये कंपोनेंट और एलिमेंट जो होता है हमारे, ये तीन होते हैं इसमें मेनली। पहला होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है आपका सिलेक्शन, और द थर्ड वन इज़ द ट्रेनिंग। तो तीन एलिमेंट्स हमारे पास हैं टोटल। वन बाय वन करके हमको एक एक करके पूरा सबको देखना है। तो आज हम लोग जो है पहले तो रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा देख लेंगे कि रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस क्या होता है और कैसे काम करता है ये। उसके बाद फिर आगे दूसरा देखेंगे। तो पहला बात हम लोग कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट का मतलब तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि मोर एंड मोर एम्प्लॉयज़ को, मोर एंड मोर कैंडिडेट्स हम कह सकते हैं फ़िलहाल, मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को हम इंड्यूस करते हैं कि वो अप्लाई करें, अप्लाई फॉर आवर जॉब। आवर मतलब कि हम लोग फ़िलहाल अपने आप को एज अ कंपनी ओनर समझ रहे हैं या फिर कंपनी का कोई मैनेजर समझ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को कहेंगे कि आप हमारे जॉब पोजीशन में जो है अप्लाई करिए। और अप्लाई करेंगे तो हमको ज़्यादा फ्रेश कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, तो उसमें से सिलेक्शन कर पाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद फिर ये इसके बारे में और बात हमने कर रखी है कि पहले से ही कि ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, तमाम चीज़ें इसके बारे में कि यहाँ पे जो होता है कि हमको जो जॉब पोजीशन हमारा खाली उसके लिए बेहतर आदमी चाहिए ताकि उसको हम फिल कर पाएँ। तो इसके कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कि कहाँ से इसको किया जाएगा। तो इसके सोर्सेज में हम देख लेते हैं। सोर्सेज के दो होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जब कंपनी के अंदर से ही सारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज, और जब कंपनी के बाहर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये आपके दो सोर्सेज हो गए। पहले तो एक एक करके हम इन दोनों के सोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं, फिर इनके जो मेथड्स हैं उनके बारे में समझ लेंगे। तो सबसे पहली बात तो इंटरनल सोर्स का मतलब मैंने बता ही दिया कि इंटरनल सोर्स में क्या होता है। इंटरनल सोर्स में हम क्या करते हैं, हम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो है एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास हैं उनको डील करते हैं। तो इंटरनल सोर्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग जो रहेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रहेंगे, उन्हीं को हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात की जो वैकेंट पोजीशन है, द वैकेंट जॉब पोजीशन जो होंगी उसको हम फील्ड करेंगे बाय यूजिंग नो आउटसाइडर्स, यानी जो भी रहेंगे सब एम्प्लॉयज़ ही रहेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। जैसे इसके कुछ अपने मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस भी है और अच्छा भी है, कंपनीज़ को ज़्यादा ऑप्ट करना चाहती हैं। तो इसके कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो एक तरफ ये हम लोग ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं मेरिट्स। तो मेरिट्स में जैसे कि इसमें हो जाएगा कि थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है कंपनी के लिए। इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा सस्ता पड़ जाता है एज़ कंपेरिजन टू एक्सटर्नल सोर्सेज। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्योंकि अगर मान लीजिए उनको प्रमोशन या कुछ भी ऐसा कोई सहूलियत मिलता है तो उसको उनको जो है अंदर से फील होता है कि नहीं, कंपनी हमारे बारे में सोच रही है, तो वो और अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो मोटिवेट होते हैं वो। तो इसमें ट्रेनिंग आपका जो है, ट्रेनिंग कॉस्ट कम लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग देना पड़ता है ना नए एम्प्लॉयज़ को, तो ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी मिनिमाइज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो पुराने एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो ऑलरेडी फेमिलियर रहते हैं हमारे रूल्स रेगुलेशन जॉब से, तो उस वजह से उनको अलग से उसके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद फिर आपका जो ये इससे क्या होगा सॉरी, परफॉर्मेंस जो होगा वो इम्प्रूव होगा। परफॉर्मेंस जो होगा, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, वो आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो मोटिवेटेड होकर काम करेगा तो जाहिर सी बात उसके परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आ जाता है। डीमेरिट्स में क्या है कि यहाँ पे अगर आप अंदर से रिक्रूटमेंट करेंगे तो आपको नो फ्रेश आइडिया, कोई फ्रेश चीज़ें, कोई फ्रेश आइडिया वगैरह नहीं मिल पाता, क्योंकि जो लोग हैं वो ऑलरेडी
हमारे यहाँ। फिर हमारे पास लिमिटेड चॉइस का ऑप्शन हो जाता है कि जो करना है हम फिर इन्हीं एक दो लोगों में से ही करना है या चार लोगों में से ही करना है। जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए सूटेबल नहीं है कभी भी। नई ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो एक्सटर्नल सोर्स के लिए जाएं, क्योंकि इंटरनल सोर्स उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नई हैं वो लोग। तो ये कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स हो गए आपके इंटरनल सोर्सेज के। इसी तरीके से हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज का हमारे पास जो मेरिट डीमेरिट है वो देख लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब यहाँ पे टोटली हम आउटसाइडर्स पे ही बिलीव करेंगे, टोटली आउटसाइडर। जिसको कंपनी के बारे में जो नया हो उसको हम रिक्रूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसके भी अपने मेरिट डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब एक्सटर्नल सोर्सेज को जो मेरिट्स में आते हैं चीज़ें, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज क्यों ज़रूरी है या क्या उसका इफ़ेक्ट है, तो पहली बात तो इसका जो डीमेरिट होगा, ये सारा जो डीमेरिट है इसका मेरिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ लिमिटेड चॉइस था तो यहाँ अनलिमिटेड मिलेगा आपको, अनलिमिटेड चॉइस, क्योंकि आपके पास पूल ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं एन नंबर ऑफ। फिर आपका जो है अनलिमिटेड या वाइडर चॉइस हम उसको बोल सकते हैं। फिर आपका क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे, क्योंकि वापस से हम दूसरे मोड पे जाते हैं तो क्वालिफाइड पर्सनल जो हमको वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये कुछ जो है इसके मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो इससे जैसे यहाँ पे था कि मोटिवेशन देता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे मोराल जो होगा आपका, मोराल आपका डिक्रीज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात कि न्यू एम्प्लॉयज़ को फिर ट्रेनिंग कॉस्ट आपका बढ़ेगा, यानी उसका मेरिट इसका डीमेरिट हो जाता है। ट्रेनिंग कॉस्ट जो होगा आपका वो इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, यानी इसका जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर रखने का और तमाम चीज़ें का, वो लेंदी हो जाता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के। तो इन मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हुए हम कभी कदार चूज़ कर सकते हैं इंटरनल सोर्सेज भी, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे पास सफिशिएंट और क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिल जाता है इंटरनल सोर्स में ही, तो एक्सटर्नल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब नहीं मिल पाता है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसके मेथड्स हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेंगे मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ देख लेते हैं। पहले मेथड्स ऑफ इंटरनल देख लेते हैं, फिर एक्सटर्नल देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ इंटरनल, तो इंटरनल में हमारे पास मेनली दो ही मेथड्स हैं। पहला तो होता है आपका प्रमोशन, और दूसरा आपका होता है ट्रांसफ़र। प्रमोशन और ट्रांसफ़र दो टाइप के मेथड्स हैं यहाँ पे आपके, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब इसमें होता क्या, प्रमोशन करने का मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, अगर मान लीजिए उसे हायर पोजीशन अगर खाली है, तो हम जो हायर पोजीशन है उसको उस पर शिफ्ट कर देते हैं, हायर पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रमोशन। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन लेवल है बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ और बेहतर तरीके से काम करता है, उसको सैलरी बढ़ जाती है, और हमको एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय भी मिल जाता है जिसको अलग से ट्रेनिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रांसफ़र में क्या होता है, ट्रांसफ़र में शिफ्ट करते हैं एक जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। यानी ट्रांसफ़र में क्या करते हैं, यहाँ पे सेम अथॉरिटी लेवल पे शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम वन जॉब टू अदर। ठीक, ये दोनों में फ़र्क इतना ही है। ट्रांसफ़र में अथॉरिटी लेवल चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है, हायर पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं हम लोग, या हायर अथॉरिटी लेवल पे शिफ्ट करते हैं। तो यही मेन जो है डिफरेंस है दोनों में। तो इस बात का ये रहे हमको ख्याल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में तो काफ़ी ज़्यादा हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पहले नाम ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या है। यहाँ पे हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। तो मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस में हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। तो
सबको एक एक करके समझा पाना तो बड़ा मुश्किल है, तो हम एक थोड़ा थोड़ा करके सबको बता देते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हमारा जो मेथड है इसमें वो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली अपने यहाँ अप्लाई करवाते हैं, यानी जिस भी सोर्सेज से हो, कि हम बोलते हैं कि भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, नोटिस लगाती हैं, इसको नोटिस लगाया जाता है गेट पे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गेट है वहाँ नोटिस लगा के और वहाँ से डायरेक्टली हम रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर कर लेते हैं, डायरेक्ट आदमी को भर्ती कर लेते हैं। दूसरी बात होता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि जनरली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एप्लीकेशन फ़ाइल मेंटेन करती हैं। जैसे आप कभी अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपका फ़ाइल रजिस्टर्ड रहता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस फाइल में से जो है आपका डाटा निकाल के और आपको कॉल करके बुलाते हैं। तो ये कैजुअल कॉलर्स वाला वो होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, फिर हम तीसरा देख लेंगे अपना मीडिया एडवर्टीज़मेंट। मीडिया एडवर्टीज़मेंट मतलब क्या होता है कि हम एडवर्टीज़मेंट डलवाते हैं, हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेस अवेलेबल हैं किसी में भी हम एडवर्टीज़मेंट डलवाएंगे ताकि लोग उसको पढ़ें और हमारे यहाँ अप्लाई करें। तो मीडिया एडवर्टीज़मेंट का मतलब इतना ही होता है कि हम क्या करेंगे कि अप्लाई करवाते हैं, एडवर्टीज़मेंट वगैरह करवाएंगे ताकि लोग उसमें पढ़ के उसको हमारे यहाँ अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शंस में आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। चौथा हम देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक ऑफिस होता है जिसके यहाँ की अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अपना जो है वो रजिस्टर वहाँ करा देते हैं। तो ये जो है मिडल मैन की तरह काम करते हैं, मिडल मैन की तरह काम करते हैं। ये कंपनी और जो कैंडिडेट होता है दोनों के बीच में लिंक होते हैं ये। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट कंपनी के साथ जो है जोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उसके बाद हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज़ वगैरह आते हैं। जैसे कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट वगैरह होता है, डायरेक्टली कंपनीज़ विजिट करती हैं कॉलेज वगैरह में और वहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट उठा के ले जाती हैं अपने कंपनी में, डायरेक्ट आपको जॉब दे देती हैं। तो प्लेसमेंट वगैरह जो होता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज होते हैं, ये सब एजेंसीज़ होती हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वगैरह जो होती है सब एजेंसीज़ होती हैं जो कि नेशन वाइड जो है काम करती रहती हैं। इनका काम यही होता है कि पूल ऑफ कैंडिडेट्स को इकट्ठा करना और उनको मन चाहे जॉब पोजीशन पे सेलेक्ट करके उनको नौकरी दिलवाना, बदले में वो आपसे कुछ चार्जेस वगैरह भी लेती हैं, तो ये उसके लिए हो गया। उसके बाद फिर आपका कैंपस रिक्रूटमेंट भी होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट वही है जो कॉलेज से डायरेक्टली करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज़ या प्लेसमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, तो प्लेसमेंट कॉलेजेस या हम एजेंसीज़ यहाँ लिख सकते हैं दोनों, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कॉलेजेस क्या होते हैं। तो उसके बाद फिर आपका कैंपस रिक्रूटमेंट है। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्टली जो है आपके कॉलेज से जो है वो कर लेना, चूज़ कर लेना, वो कैंपस रिक्रूटमेंट का पार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉई, यानी जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं वो भी रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई, जैसे उनसे पूछा जाएगा कि अगर आपके कोई निगाह में हो तो वो भी क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि एम्प्लॉइज़ को कि हाँ हमारे जानकारी में फ़ला फ़ला एम्प्लॉई है तो हम उसको रख सकते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में अगर बेहतर है तो। उसके बाद फिर जैसे तो काफ़ी सारे हैं इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होते हैं, वो जनरली लेबरर्स के लिए होते हैं। जो लेबरर होते हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरा नोटेड रहता है। तो अगर हमको उन उस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, कम पढ़े लिखे टाइप के चाहिए जो कि हमारा काम करने के लिए, तो उस पर हम करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फिर एडवर्टीज़मेंट करवा सकते हैं हम। एडवर्टीज़मेंट में टीवी, फिर वेब पब्लिशिंग वगैरह करा सकते हैं, एसेट्रा। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। एक आक और देख लेते हैं हम, जैसे कि आपका है फैक्ट्री गेट। तो फैक्ट्री गेट पे भी जो है जनरली जो अनएजुकेटेड टाइप के होते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादातर यहाँ पे होता है कि अनएजुकेटेड टाइप के जो लोग होते हैं, अनएजुकेटेड लेबरर्स वगैरह जो होते हैं, उनको यहाँ से फैक्ट्री गेट पे डायरेक्टली हायर किया जाता है।
यानी वहाँ पर नोटिस वगैरह लगा दी जाती है और वहाँ से लोग अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं, 7-8 सोर्सेज हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज वाला टॉपिक ख़त्म है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।